Okay, very good morning to all. This is our class number 35 in linear algebra. So let's start our today's class. Okay, so today we will start this chapter number 6, more topics on vector spaces. Okay, so first we will see about what is the row space of a matrix, then what is the column space of a matrix, what is the null space of a matrix, what is the identical subspaces, then uh, what is a linear sum of two subspaces, what is a direct sum, and so on. Okay, so let's start our today's class. First of all we will see what is a row space of a matrix. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रो स्पेस क्या होता है. बहुत ही सिंपल है ये और इम्पोर्टेंट भी है. रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, तो देखिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12 and so on, A1n. Okay, A21, A22, A2n. Similarly, this is AM1, AM2, and so on, AMN. Okay, so this is our matrix. आप देख सकते हो इसमें m रो है और n कॉलम्स है. So suppose this is a A matrix. Then what is the row space of this matrix? रो स्पेस क्या होता है? तो रो स्पेस ऐसा वेक्टर स्पेस होता है जो मैट्रिक्स के रो से जनरेट हो. ठीक है, द स्पेस जनरेटेड बाय रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स रो स्पेस. ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि W एक स्पेस है जो कि इस मैट्रिक्स के रो से जनरेट हो रहा है. तो आप देख सकते हो दिस इज अवर फर्स्ट रो. ये जो है फर्स्ट रो है. ऐसे ही दिस इज सेकेंड रो, दिस इज mth रो. सो A11, A12 and so on, A1n. Okay, yes, A1n. So this is the first row. Now second row, A21, A22 and so on, A2n. This is the second row. Similarly, AM1, AM2 and so on, AMN. This is our mth row. Okay, तो ऐसा सब स्पेस जो रो से जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रो स्पेस. क्या कहते हैं? रो स्पेस कहते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 1 0 -1 2 2 2 2 6. Okay, this is a matrix. Then what is the row space of this matrix? So suppose W1 is a row space of matrix A. W1 क्या होगा? इस मैट्रिक्स के रो से जनरेट होगा. This is our first row. Then this is our second row and this is a third row. Okay, yes. तो इस मैट्रिक्स के रो से जो स्पेस जनरेट होता है उसको कहते हैं रो स्पेस. ठीक है, यस. नाउ अगर ये रो स्पेस है मीन्स एक वेक्टर स्पेस है तो इसकी बेसिस भी होगी और डायमेंशन भी होगी. है ना, बेसिस भी होगी और डायमेंशन भी होगी. तो याद रखिए रो स्पेस की डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स. रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो रैंक होती है उतनी ही रो स्पेस की डायमेंशन होती है.
ठीक है। अच्छा, बेसिस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो इसमें से देख लो कि एल आई वेक्टर कौन से है, और जो एल आई वेक्टर होंगे वही बेसिस बन जाएगी। तो इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को किस में चेंज करना होगा, इस मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ठीक है। वहां से हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज भी मिल जाएगी, मीन्स जो असली रो है, क्योंकि कुछ इसमें नकली रो भी छुपी हुई हो सकती है ना। नकली रो का मीनिंग कि वो कुछ रो के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज देखना है। ठीक है। एक मिनट। ओके। अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो मुझे बताओ, कैसे मुझे इधर पता नहीं चल रहा है एक्चुअल में। ठीक है। आप लोगों को पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि इधर मुझे पता नहीं चलता है कि कौन ज्वाइन हो रहा है। ठीक है। ओके। तो हम कहाँ थे, इधर। सो देखिए, जैसे रो स्पेस क्या होता है, ऐसा वेक्टर स्पेस होता है जो कि मैट्रिक्स के रो से जनरेट होता है। तो अब अगर ये रो स्पेस है, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस है। तो फिर हमें बेसिस और डायमेंशन अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे इसको जीरो बनाना पड़ेगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने ऑपरेशन यूज किया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, अब देखिए फर्स्ट रो, 1 - 1 किया तो ये जीरो आ गया, 0 - 2 तो ये माइनस के 2, -1 - 3 -4, 2 - 4 फिर -2। और ऐसे ही 2 को जीरो करना है तो 2 - 2 करेंगे, 2 - 2 करने पे ये जीरो आ जाएगा। 2 - 4 किया, 2 - 4 तो ये -2 आ जाएगा। 2 - 6 तो ये -4 आएगा। 6 - 8 तो ये -2 आएगा। ठीक है। फिर इसको अगर जीरो करें तो आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम है। तो जब आप सेकंड रो को जीरो करने जाओ, थर्ड रो को हम इजीली जीरो कर सकते हैं, सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 2 3 4, 0 - 2 -4 -2, फिर 0 0 0 0। तो ये आ गया है रो इक्लॉन फॉर्म। ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, ये एक्चुअल में असली रो है ना, क्योंकि थर्ड रो नकली थी इसलिए जीरो हो गई है। तो अगर आपको पूछे कि बताइए कि इस रो स्पेस की, है ना, डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, तो हम क्या करेंगे, रैंक देखेंगे। तो रैंक यहाँ पे 2 है, इसलिए इस मैट्रिक्स के रो स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 2 है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि बेसिस क्या है। ठीक है, बेसिस। तो बेसिस क्या होता है आपको पता है, बेसिस जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग सेट होता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग सेट, तो देखिए ये जो दो वेक्टर्स है ना, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये रो स्पेस को जनरेट भी करेंगे। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दो वेक्टर को लिख सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 4, और सेकंड है 0 - 2 - 4 - 2। ठीक है। आप इनको, इन दो को लिखिए, या फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स से इन दो को लिखिए, फर्स्ट और सेकंड रो को, क्योंकि थर्ड रो तो नकली रो है ना, क्योंकि वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है। तो आप बेसिस में क्या कर सकते हो, इन दो को भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, 1 0 - 1 2। ठीक है। तो इस टाइप से ये बेसिस और क्या आ गया, बेसिस और डायमेंशन हमने फाइंड आउट की रो स्पेस की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉलम स्पेस क्या होता है। ठीक है। कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो देखिए सिंपल है कि जैसे रो स्पेस है वैसे कॉलम स्पेस होगा। कॉलम स्पेस क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स के कॉलम से जनरेट होगा। ठीक है। जैसे मान लो कि W ये जो है
ये इस मैट्रिक्स के कॉलम से जनरेट होने वाला है ना, कॉलम से जनरेट होने वाला स्पेस है। आप इसको कॉलम्स में भी लिख सकते हो ऐसे, A11, A21 एंड सो ऑन, AM1। सेकेंड वेक्टर आएगा A12, A22 एंड सो ऑन, AM2। ओके, सिमिलरली A1n, A2n एंड सो ऑन, AMn। ओके, सो ये जो है ना, क्या हुआ है, ये सब स्पेस इस मैट्रिक्स के कॉलम से जनरेट हो रहा है। तो ऐसे सब स्पेस को हम क्या कहते हैं, कॉलम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्पेस, ऐसा सब स्पेस जो कि मैट्रिक्स के कॉलम से जनरेट होता है, उसको कहते हैं कॉलम स्पेस। ठीक है, यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यही मैट्रिक्स रहने दें, तो इसमें देखिए अब क्या होगा, जैसे इसका कॉलम स्पेस क्या होगा, तो इसका कॉलम स्पेस होगा इस मैट्रिक्स के कॉलम से जनरेट होने वाला स्पेस, तो 1 1 2, ठीक है, 2 0 2, ओके, देन 3 - 1 2 और 4 2 6। ठीक है, ऐसे। तो इस मैट्रिक्स के कॉलम से जो जनरेट हो रहा है, ओके, उसको कहते हैं कॉलम स्पेस। अब यहाँ पे भी बात सेम बात आती है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, डायमेंशन क्या होंगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस। तो देखिए, जब भी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो याद रखना कि कॉलम स्पेस की डायमेंशन हो या रैंक स्पेस की, रो स्पेस की डायमेंशन हो, दोनों मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल होते हैं। जैसे देखिए, इसी मैट्रिक्स को हमने जब रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज किया, तो हमें पता चला कि इसकी रैंक तो 2 है, इसलिए कॉलम स्पेस की डायमेंशन जो होंगी वो भी 2 होगी। तो कॉलम स्पेस की डायमेंशन और रो स्पेस की डायमेंशन मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल होती है, याद रखना हमेशा। ठीक है, यस। अब बात आती है व्हाट इज द बेसिस। तो देखिए, इसमें पाइवोट, पाइवोट क्या होता है, रो इक्लॉन फॉर्म में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है रो का, हर रो का, उसको कहते हैं पाइवोट। तो देखिए, पाइवोट इसमें है और इसके अंदर है। तो यहाँ पे पाइवोट जो है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के अंदर है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको बेसिस बनानी है। तो सिर्फ देखिए पाइवोट किस कॉलम में है, उन कॉलम्स को यहाँ लिख दीजिए, 1 0 0 और सेकंड आएगा 2 - 2 0। ठीक है, तो यही क्या बन जाती है, बेसिस बन जाएंगी इस कॉलम स्पेस। ठीक है, यस। तो क्या करना है, जब भी रो स्पेस या कॉलम स्पेस आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जितनी रैंक होंगी उतनी ही डायमेंशन होंगी रो स्पेस और कॉलम स्पेस की। सेकेंड थिंग, जब भी आपको बेसिस फाइंड आउट करना है रो स्पेस की, तो आप जो लास्ट मैट्रिक्स है उसकी रो ले सकते हो जिसमें पाइवोट प्रेजेंट है, या फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स की वो रो ले सकते हो जिसमें पाइवोट है, जैसे फर्स्ट और सेकंड रो। तो ये बेसिस बन जाएगा। लेकिन कॉलम स्पेस में थोड़ा संभल के, कि डायमेंशन तो रैंक के इक्वल ही होंगी, नो डाउट। लेकिन जब भी आपको बेसिस बनाना है, तो आप क्या करोगे, जो लास्ट मैट्रिक्स है, लास्ट मैट्रिक्स में जिसमें पाइवोट है वही कॉलम हमें लिखने हैं। हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से कॉलम नहीं ले सकते, समझ रहे हो क्या। ओरिजिनल मैट्रिक्स से हम कॉलम नहीं ले सकते बेसिस के लिए। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, फाइनल मैट्रिक्स, लास्ट मैट्रिक्स से ही कॉलम्स लेने हैं, ऐसे कॉलम जिसमें पाइवोट प्रेजेंट है। ठीक है, आपको नहीं तो अंतर अभी यही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम के अंदर पाइवोट है, अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से लेता था, तो देखिए क्या होता था कि 1 1 2 ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम 2 0 2, तो ये आ जाते थे। ठीक है, अब देखिए
जैसे कि अगर आप इन दोनों का जैसे मुझे कोई एक वेक्टर बनाना है इनकी कॉम्बिनेशन से, जैसे मैंने दोनों का सम करके एक वेक्टर बना लिया, तो 1+2 3 आ जाएगा, 1+0 1 आएगा, 2+2 4 आ जाएगा। तो इन दोनों के सम से ये वेक्टर बन गया। क्या मैं ये वेक्टर इन दोनों से बना सकता हूँ? तो मैं कभी भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये जो थर्ड कंपोनेंट है इसके अंदर वो दोनों का 0 है। तो कितना भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए यहाँ 4 बनेगा ही नहीं, है ना? तो इससे जनरेट होने वाले वेक्टर्स अलग है और इन दोनों से जनरेट होने वाले वेक्टर बिल्कुल अलग है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कॉलम स्पेस में थोड़ा सा आपको संभल के चलना है ना? क्या संभल के चलना है? कॉलम स्पेस में जब आप बेसिस फाइंड आउट करोगे तो आपको लास्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स लेने हैं, याद रखना। लेकिन रो स्पेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रो स्पेस में आप लास्ट मैट्रिक्स की रो भी ले सकते हो और फर्स्ट मैट्रिक्स की रो भी ले सकते हो, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझा क्या? बताइए, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी से। ठीक। अभी चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज द नल स्पेस। क्या देखना है? नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए नल स्पेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, ठीक है? ए क्या है? m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है, नल स्पेस ऑफ ए क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस रहेगा। इसमें हम ऐसे वेक्टर्स कलेक्ट करेंगे सच दैट ए वी इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है? जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, हमें ऐसे वेक्टर्स कलेक्ट करने वाले हैं कि ए को जब वी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो इसको कहते हैं नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है? क्या कहते हैं? नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए कहते हैं, ठीक है? अच्छा, क्लियरली दिख रहा होगा कि 0 वेक्टर, क्योंकि ए को अगर मैं 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा ही, मीन्स 0 हमेशा इस सेट में बिलोंग करेगा। चलो मैं नल स्पेस ऑफ ए को एन से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है? तो 0 तो हमें स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करेगा ही, ठीक है? यस। अच्छा, हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये जो सेट है ऐसे वेक्टर्स का, कि ऐसे वी वेक्टर्स का, सच दैट के ए वी इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। हम प्रूफ कर सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर स्पेस। जैसे कि देखो 0 वेक्टर जिसमें बिलोंग कर गया, लेट v1 और v2 बिलोंगिंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए। हमने कंसीडर किया कि दो वेक्टर नल स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर v1 नल स्पेस ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है तो ए v1 0 आ जाएगा, ऐसे ही ए v2 भी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? यस। देन ए v1 0, ए v2 0, दोनों कैसे आ गए? 0 आ गए, ठीक है? नाउ अब मुझे देखना है क्या इनका सम भी इसमें बिलोंग करेगा? v1 प्लस v2 भी क्या नल स्पेस में बिलोंग करेगा? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए v1 और इसको लिख सकते हैं ए v2। ए v1 क्या है? 0 है। ए v2 क्या है? 0 है। तो 0 प्लस 0 क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से ए टाइम्स v1 प्लस v2 किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि v1 प्लस v2 किस में बिलोंग करेगा? नल स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करेगा, ठीक है? यस। तो तो ये जो सेट है ये वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। अब हमें सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज चेक करना है। जैसे v1 तो नल स्पेस ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, अल्फा v1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा वो हमें चेक करना है। तो हमने ए टाइम्स अल्फा v1 कर दिया। हमें पता है कि अल्फा एक स्केलर है, तो अल्फा को हम बाहर कर सकते हैं, यहाँ ए v1 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज ए v1? ए v1 इज 0, तो अल्फा इंटू 0 इज 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा v1 बिलोंगिंग्स टू नल स्पेस ऑफ ए। तो नल स्पेस ऑफ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड आ गया और वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड है। तो हम कहेंगे कि जो नल स्पेस है इट इज अ सब स्पेस ऑफ अ इट इज अ इट इज अ सब स्पेस, और यू कैन से इट इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है? यस। सो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ए m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये v जो होगा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा,
जिसकी ऑर्डर क्या होगी, n/1 होगी। v की ऑर्डर क्या होगी, n/1 होगी। इसे कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है। एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, देन 1 3 4 5 2 5 7 9। ओके, और इसका नल स्पेस फाइंड आउट कर ट्राई करते हैं, व्हाट इज द नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि नल स्पेस क्या होता है। नल स्पेस ऐसे वेक्टर्स का सेट होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो लेट वी, अच्छा इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 3/4 है, तो इस वी की ऑर्डर क्या होगी पता है, 4/1 होगी। कॉलम मैट्रिक्स रहेगा या कॉलम वेक्टर रहेगा ये वी। तो जैसे हम वी को कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ ऐसे है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ हम ए वी फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 3 4 5, 2 5 7 9, और यहाँ हमने वी मैट्रिक्स लिखा एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है। ए वी इज इक्वल टू 0। 0 बोले तो ये अपना 0 ये रहेगा, ठीक है। 0 वेक्टर है, 0 मैट्रिक्स कह सकते हो आप। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4w इज इक्वल टू 0। सेकेंड आ जाएगा एक्स प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5w इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 2x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 9w इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, ये तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो इसका ही हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स हमने बना दी है ना, यही मैट्रिक्स बनेंगी इससे। इसको रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज कर लीजिए। क्या करोगे, रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करिए। जैसे इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ए इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 - 1 0, 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज 1, 5 - 4 इज 1, फिर 2 - 2 इज 0, 5 - 4 इज 1, 7 - 6 इज 1, एंड 9 - 8 इज 1। फिर ये इक्विवेलेंट आएगा 1 2 3 4, 0 1 1 1, 0 - 0 is 0, 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0, 1 - 1 is 0, ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए ये रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज हो गया है। अब यहाँ से इसकी जो रिड्यूस सिस्टम है वो लिखेंगे। तो इसको x से, इसको y से, इसको z से, इसको w से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो ये x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4w इज इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे ही y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, मैट्रिक्स की रैंक है 2, ठीक है। अब मुझे अगर इसका क्या फाइंड आउट करना था, सॉल्यूशन स्पेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, इससे पहले भी बताया था वैसे। डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस इज व्हाट, इज n माइनस n। क्या है यहाँ पे, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के, ठीक है। और r क्या है, r है इस मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉलम्स कितने थे, आप देख सकते हो। इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है, रैंक कितनी है, 2 है। तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन तो वो होगी नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक। तो ये डायमेंशन होनी है 2। तो इससे हमें पता चला कि इस मैट्रिक्स के जो सॉल्यूशन स्पेस रहेगा उसके बेसिस में 2 वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। yes. अब हम इसकी बेसिस कैसे फाइंड आउट करें, देखिए हमें रिड्यूस सिस्टम मिल गई है। अब हमें बेसिस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे जो है फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि फ्री वेरिएबल जो है इसमें क्या वेरिएबल ज़्यादा है, रैंक कम है इसलिए।
तो फ्री वेरिएबल किसके इक्वल होता है, n माइनस आर के, जो कि हमें अभी हमने फाइंड आउट किया। तो इसमें जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिख रहा है, इसमें दो वेरिएबल फ्री है। तो क्या करने का, लास्ट वाले वेरिएबल को फ्री वेरिएबल लेने का। जैसे लेट z एंड w आर फ्री वेरिएबल, ठीक है। यस, तो z को हमने 1 लिया सबसे पहले और w को लिया 0। फ्री वेरिएबल बोले तो फ्री, इस पे हमारी चॉइस चलेंगी, कुछ भी ले सकते, ठीक है। तो बेसिस फाइंड आउट करने के लिए z, जैसे दो वेरिएबल फ्री थे तो हमने एक को 1 लिया, दूसरे को 0 ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मुझे y क्या मिल जाएगा, y मिलेगा -1। और जैसे ही मैं इधर पुट करता हूँ तो देखिए y को मैंने -1 पुट किया तो -2 मिलेगा, और z को 1 पुट किया तो 3, -2 + 3 1 आ गया, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, ठीक है। तो एक वेक्टर हमें मिल गया है, कौन सा, जिसमें x की वैल्यू -1 है ना, x की वैल्यू -1 है, y वैल्यू भी -1 है, z वैल्यू 1 है और w वैल्यू 0। तो ये वेक्टर आ गया है, ठीक है। आप देखोगे कि ये वेक्टर जो है, ये इसका सॉल्यूशन स्पेस में बिलोंग करेगा, क्योंकि दिस इनटू दिस करोगे तो आपको 0 मिलेगा गारंटी से, ठीक है। ये लेकिन एक ही वेक्टर आया है। अब दूसरा वेक्टर हमें अगर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है कि बेसिस में दो एल आई वेक्टर्स रहेंगे, तो मैंने आपको टेक्निक बताई है कैसे। दो वेरिएबल फ्री थे z और w, तो हमने पहले z को 1 w को 0 पुट किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं z को 0 पुट करते हैं और w को 1 पुट करते हैं, ठीक है। यस, तो इसके अंदर जैसे हमने z को 0 और w को 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब y वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये देखो, ये x -2, z तो 0 है, w जो है 1 +4। यहाँ से हमें पता चला कि x की जो वैल्यू है वो -2 आएंगी, क्योंकि ये प्लस x+2 इज इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा ना, इसलिए। तो x इज इक्वल टू -2 आ गया है। तो अभी देखिए दूसरा वेक्टर जो रहेगा, x की वैल्यू -2, y वैल्यू -1, एक्स वाई जेड वैल्यू 0 और w की वैल्यू 1। तो ये दो वेक्टर्स है जो कि बेसिस रहेंगे इस सॉल्यूशन स्पेस के। basis of solution space of this matrix is 1 -1 1 0। ओके, सेकेंड वेक्टर रहेगा -2 -1 0। ठीक है, क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये वेक्टर्स एल आई है, ओके। और ये क्योंकि पूरे सॉल्यूशन स्पेस को जनरेट करेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये जनरेटिंग सेट भी रहेगा और ये बेसिस बन जाएगा। अगर वो आपसे कह रहा है कि ए मैट्रिक्स का सॉल्यूशन स्पेस कैसा रहेगा, तो देखिए सॉल्यूशन स्पेस ऑफ मैट्रिक्स है ऑफ ए, तो वो इन दोनों वेक्टर से जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो वैसा रहेगा अल्फा 1 -1 1 0 प्लस बीटा -2 -1 0 1, such that where alpha and beta are what, are real numbers। तो या फील्ड से बिलोंग करेंगे, जिस भी फील्ड पे हम वर्क कर रहे हैं उस, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन स्पेस रहेगा इस मैट्रिक्स, ओके। यस, तो आई होप आपको समझा होगा सॉल्यूशन स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डायमेंशन क्या होती है सॉल्यूशन स्पेस की। तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होती है n माइनस आर, वेयर r इज द रैंक एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि हम बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए समझा है कि आपको बताना मुझे। अभी नेक्स्ट देखिए इसमें, जैसे नल स्पेस हो गया हमारा। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट नंबर 1 आप देख सकते हो, जो कि हम देख चुके हैं वैसे। क्या कहता है रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 कहता है कि अगर ए m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, n माइनस आर होती है, वेयर आर इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ओके। और n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर दो मैट्राइसेस रो इक्विवेलेंट है, then their null space are same, however converse is not true।
क्या कहा इसने कि अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है, रो इक्विवेलेंट अगर है तो उनका नल स्पेस कैसा होता है, सेम होता है, जबकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है तो उसका नल स्पेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि हमने जो प्रीवियस इसमें देखा, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें जो हमने देखा है, ये देखिए, ये मैट्रिक्स हमें गिवन थी। ओके, इसका हमने नल स्पेस देखा, तो वो नल स्पेस का बेसिस ये आ गया था, और ये है नल स्पेस एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ नल स्पेस लिखना चाहिए था मैंने, नॉट अ सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स है। नल स्पेस को ऐसा सॉल्यूशन स्पेस भी बोलते हैं, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ मैट्रिक्स है। ओके, यस, इसलिए शायद वहाँ सॉल्यूशन स्पेस लिख दिया था मैंने। देखिए ये मैट्रिक्स का, जैसे ये मैट्रिक्स से अगर आप कंपैरिजन करोगे ये और इसमें क्या रिलेशन है, तो ये मैट्रिक्स इसके साथ रो इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये मैट्रिक्स के साथ क्या है, रो इक्विवेलेंट है। और यहीं से फिर हमने क्या फाइंड आउट किया, नल स्पेस फाइंड आउट किया है। तो इसका नल स्पेस और इसका नल स्पेस कैसा होता है, सेम होता है, ये याद। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है मीन्स कि अगर दो मैट्रिक्स का नल स्पेस सेम है तो उनका वो रो इक्विवेलेंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए मैट्रिक्स लिया है कुछ ऐसे 1 0 0 1, और बी मैट्रिक्स हमने लिया है 1 0 0 1 0 0। तो अगर आप देखोगे कि इसका नल स्पेस, तो वो क्या आएगा, ए वी इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे वी जो होगा वो टू ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स रहेगा, 1 0 0 1। और यहाँ हमने सपोज एक्स वाई अगर लिख दिया, ये 0 0, तो क्लियर दिखेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स इसके नल स्पेस में, नल स्पेस ऑफ ए में सिर्फ एक ही वेक्टर बिलोंग करेगा, वो होगा 0 वेक्टर। ठीक है, यस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको x और y पुट करना है ना, इज इक्वल टू 0 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। मीन्स नल स्पेस ऑफ बी में भी एक ही क्या कर रहा है, एक ही वेक्टर बिलोंग कर रहा है। तो देखा आपने यहाँ पे ए और बी का नल स्पेस कैसा है, सेम है। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या बताइए मुझे कि क्या ए मैट्रिक्स बी के साथ इक्विवेलेंट है। हाँ, क्या ए मैट्रिक्स बी के साथ रो इक्विवेलेंट है, बताइए। क्या ए बी के साथ रो इक्विवेलेंट है, बोलिए जल्दी। सो गए क्या आप लोग? हम्म, दीक्षा है प्रेजेंट, गजानन, पूजा, साक्षी। पूजा, ठीक। तो बताओ मुझे कि क्या बताने के लिए कहा कि ए और बी रो इक्विवेलेंट है क्या। दोनों की ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए कभी भी रो इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, याद रखना ये बात। कभी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही रो इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर, जैसे इस पे मैं कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके ये थोड़ी ना बना सकता हूँ, समझ रहे हो ना। या इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके मैं ये नहीं बना सकता हूँ, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं रहेंगी। लेकिन इनका नल स्पेस कैसा है, इनका नल स्पेस सेम। तो देखिए अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है तो उनका नल स्पेस सेम रहता है। बट अगर उनका नल स्पेस सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा है। अब यहाँ पे 1 2 मिनट में मैं आता हूँ, तब तक के लिए मैं आपको ये एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ। इसकी आपको रो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मुझे डायमेंशन बताना है रो स्पेस की, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, देन कॉलम स्पेस की डायमेंशन। ओके,
दूसरा नल स्पेस की डायमेंशन। ठीक है। यस, ये बताना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4, 1 4 -1 2 1 2 1 2। ठीक है, जल्दी से आप करिए, 1 मिनट में मैं आया। सो ओके, आया क्या आपका आंसर? हेलो। 3 3 2, 3 3 1, 3 3 1। अच्छा, बराबर है। 10 - 8।
3 3 1 अगर आ रहा है तो करेक्ट है फिर। ठीक है, तो नल स्पेस की डायमेंशन 1 होगी, रो और कॉलम स्पेस की डायमेंशन 3 होगी, और आपको इनकी बेसिस ओके फाइंड आउट करते आना चाहिए। रो स्पेस की अगर बेसिस फाइंड आउट करना है तो जो रो इक्लॉन फॉर्म रहेगा मीन्स लास्ट मैट्रिक्स, उसमें जिस रो में पाइवोट है वो रो से हम बेसिस बना लेंगे, या ओरिजिनल मैट्रिक्स से भी आप बेसिस बना सकते हो। सिर्फ देखना होगा कि पाइवोट किन रो में प्रेजेंट है, ठीक है, उन रो को लेके भी हम बेसिस बना सकते हैं। लेकिन कॉलम स्पेस में सिर्फ हम लास्ट वाले मैट्रिक्स से ही ऐसे कॉलम लेते हैं जिनमें पाइवोट प्रेजेंट है, तो हमें कॉलम स्पेस का बेसिस मिल जाता है। ठीक है, नल स्पेस में बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ फ्री वेरिएबल का कंसेप्ट यूज हो सकता है, एन माइनस आर वेरिएबल इसमें फ्री हो गए, ठीक है, जहाँ पे एन नंबर ऑफ कॉलम्स है और आर जो है मैट्रिक्स की रैंक होगी, इस टाइप से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें आइडेंटिकल सब स्पेस। क्या देखना है इसमें हमें? आइडेंटिकल सब स्पेस। ठीक, तो देखिए आइडेंटिकल सब स्पेस क्या होता है। जैसे W1 और W2 अगर दो सब स्पेसेस है और S1 W1 का जनरेटिंग सेट है, S2 W2 का जनरेटिंग सेट है, हम कहेंगे कि W1 और W2 कैसे है? आइडेंटिकल सब स्पेसेस है। अगर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं S1 का हर एलिमेंट को S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, means S1 every element of S1 can be expressed as a linear combination of vectors of S2, and every vector of S2 can be expressed as a linear combination of vectors of S1। ठीक है, देखिए S1 W1 स्पेस का जनरेटिंग सेट है, S2 W2 स्पेस का जनरेटिंग सेट है। अगर मैं S1 का हर वेक्टर S2 के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, और S2 का हर वेक्टर S1 वेक्टर्स X1 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख सकता हूँ, तब ये दोनों तब ये दोनों क्या होंगे? तब ये दोनों सब स्पेस आइडेंटिकल होंगे। W1 और W2 कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल सब स्पेसेस। ठीक है, यस। नाउ अब इसके बाद जैसे इसमें एग्जांपल भी है, आगे देख सकते हैं हम लोग। एक मिनट। यहाँ देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जैसे W1 इन तीन वेक्टर से स्पान हो रहा है, W2 इन तीन वेक्टर से स्पान हो रहा है, और W3 इन तीन वेक्टर से स्पान हो रहा है। ठीक है, यस। तो हमें चेक करना है कि इन W1 W2 W3 में कौन आइडेंटिकल है। जैसे W1 W2 के साथ आइडेंटिकल है या नहीं है, W1 W3 के साथ आइडेंटिकल है या नहीं, ऐसे ही W2 W3 के साथ आइडेंटिकल है या नहीं। तो इसका देखिए बेस्ट मेथड क्या होता है। हम क्या करते हैं कि इनको रो में लिखते हैं, रो वाइज इनसे मैट्रिक्स बना लेते हैं, और फिर इन मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में चेंज करें। अगर रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज है अगर वो आइडेंटिकल है, देखिए क्या करना होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। इसको हम लेते हैं, तो यहाँ देखिए जैसे W1 इससे स्पैन हो रहा है, W2 इससे, तो हम क्या करेंगे, W1 के लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे, जैसे 1 1 -1 2 3 -1 3 1 -5। ओके,
ये मैट्रिक्स हमने बना ली। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में। तो जैसे 2 - 2 करना होगा तो 0 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए फर्स्ट रो एज इट इज। 2 - 2 किया तो यहाँ 0 आ गया। 3 - 2 1 आएगा। -1 और प्लस का 2, -1 + 2 तो यहाँ 1 आएगा। ऐसे 3 - 3, ठीक है, 3 - 3 तो ये बनेगा 0। 1 - 3 -2 और -1 + 3 -5 + 3 है ना, तो ये होगा -2। तो क्लियरली ये 0 होने वाला है थर्ड रो। ओके, सो 1 1 -1 0 1 1 0 0 0। अब देखिए इसको क्या करते हैं, क्योंकि मुझे रो ये तो इक्लॉन फॉर्म में आ गया है, लेकिन मुझे रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो ये पाइवोट के ऊपर जो एलिमेंट है इसको हम 0 बनाएंगे। तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म है वो होगा 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, -1 - 1 इज -2 और इज 0 1 1 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स का ये जो है ये है रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ये क्या है, इट इज अ रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म। ओके, यस। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सेकेंड W2 के लिए रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। 1 - 1 -3, 3 - 2 -8, 2 1 -3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 3, -2 + 3 ये 1 आएगा। -8 प्लस में 9, -8 + 9 बोले तो 1 आएगा। और ये 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। 1 + 2 ये 3 आ जाएगा। -3 + 6 तो ये भी 3 आ जाएगा। तो क्लियरली ये क्या होने वाला है, ये 0 होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 1 -1 -3 0 1 1 और 0 0 0। क्योंकि मैं इसमें से इससे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें सब्ट्रैक्ट अगर करता हूँ तो ये थर्ड रो जो है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। अब देखिए ये रो इक्लॉन फॉर्म में आ गया है, लेकिन मुझे रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला एलिमेंट जो है इसको 0 बनाना है, तो इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट रो को हम सेकंड रो में ऐड करेंगे। तो 1 + 0 1 आएगा। -1 + 1 तो 0 आ जाएगा। -3 + 1 ये माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही 0 1 1 0 0 0, ठीक है। तो ये जो आया है दिस इज अ रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑफ W2, ठीक है। ऐसे ही हम W3 के लिए बात करते हैं आप। ओके, सो W3 के लिए देखिए क्या होगा। तो ये W2 के लिए था। W3 के लिए हमने मैट्रिक्स बनाया 1 1 1, 1 - 1 3, 3 - 1 7, ठीक है। ओके, तो 1 1 1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस का 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा। 3 - 3 किया तो 0 आया। -1 - 3 करोगे तो माइनस का 4 आएगा। 7 - 3 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो क्लियरली फोर्थ रो जो है, सॉरी थर्ड रो, वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। बिकॉज अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये -4 + 4 आ जाएगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वो तो 0 ही होना है थर्ड रो, ठीक है। ऐसे अभी हम क्या करते हैं कि इसको 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए मुझे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये रो इक्लॉन फॉर्म तो आ गया है, लेकिन मुझे रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो जो पाइवोट होता है वो उसको 1 बनाना पड़ता है। तो ये -2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो -2 से डिवाइड करके सेकेंड रो को -2 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, ये बन गया 1 और इधर का माइनस का, ऐसे, ठीक है। अभी पाइवोट के ऊपर ये जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। तो फर्स्ट में से सेकंड को रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 2 आ गया, है ना। और ये 0 1 माइनस का 1 0 0 0, यस, ठीक है, यस। तो ये जो आया है दिस इज अ रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म ऑफ W3 फॉर W3, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमें चेक करना है कि दो सब स्पेस आइडेंटिकल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं,
ये उनकी जनरेटिंग सेट से हमने सबसे पहले तो क्या बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया। उन मैट्रिसेस को हमने रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में डबल आरईएफ में चेंज कर लिया है। ओके, डबल आरईएफ में चेंज करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो नॉन जीरो रोज है वो सेम है या नहीं। जैसे देखो इसमें और इसमें क्या ये नॉन जीरो रोज सेम है, तो आप देखोगे यहाँ माइनस का 2 है, इधर प्लस का 2 है, इधर प्लस में 1 है, इधर माइनस का 1 है, तो बोले तो आइडेंटिकल नहीं है। तो इससे पता चला कि W1 और W3 ये आइडेंटिकल सब स्पेस नहीं है। अब देखिए W2 की बारी, जैसे इसको और इसको देखिए आप, तो क्या इसमें नॉन जीरो रो जो है क्या वो सेम है? 1 0 -2 यस, 0 1 1 यस। तो नॉन जीरो रो जो है वो सेम है, इसलिए W1 और W2 ये जो सब स्पेस रहेंगे ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। आई होप आपको समझा होगा, और कैसे आइडेंटिकल चेक करना होता है वो भी समझा होगा। तो जब भी आपको जनरेटिंग सेट गिवन रहेंगे सब स्पेस के, और वो सब स्पेस आइडेंटिकल है या नहीं चेक करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मैट्रिक्स बना के हम उनको रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में डबल आरईएफ में चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि नॉन जीरो रो सेम है या नहीं। अगर है तो फिर वो आइडेंटिकल सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये था आइडेंटिकल सब स्पेस की कुछ बातें। अब यहाँ रिजल्ट नंबर 1 देखिए आप। रिजल्ट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ए और बी दो मैट्राइसेस है सच दैट उनका प्रोडक्ट डिफाइंड है, कहता है कि ए रो स्पेस ऑफ ए बी जो होगा वो बी के रो स्पेस में कंटेंट होगा, और कॉलम स्पेस जो ए बी होगा, कॉलम स्पेस ऑफ ए बी वो कॉलम स्पेस ऑफ ए में कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसको एज अ रिजल्ट आप याद रखिएगा। जब भी रो की बात आएगी तो पोस्ट फैक्टर के अंदर कंटेंट होगा, और कॉलम की बात होगी तो प्री फैक्टर के अंदर कंटेंट होगा। तो एज अ रिजल्ट इसको याद रख लीजिए। ना नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए और बी अगर रो रिड्यूस्ड इक्लोन मैट्राइसेस है, are row reduced echelon matrices, then A and B have the same row space if and only if they have the same non-zero row. देखिए अगर दो मैट्रिक्स हमें A और B गिवन है और हमें चेक करना है कि इनका रो स्पेस सेम रहेगा क्या, तो आप क्या करिए, दोनों को डबल आरईएफ में रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में चेंज कर लीजिए और चेक करिए कि जो नॉन जीरो रोज है वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो उनका रो स्पेस जो रहेगा वो सेम रहेगा, और अगर सेम नहीं है तो उनका रो स्पेस जो है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे हमने अभी भी यहाँ देखा था, देखिए जैसे ये मैट्रिक्स लीजिए आप, ये मैट्रिक्स है, तो इसका रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ये है, और ये मैट्रिक्स लीजिए, ये मैट्रिक्स है ना, और इसका रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ये है। लेकिन दोनों में जो नॉन जीरो रोज है वो कैसे सेम है, इसलिए ये मैट्रिक्स का रो स्पेस और इस मैट्रिक्स का रो स्पेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, चलते हैं आगे। द मैट द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए सेम एज द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ए का जो रो स्पेस रहेगा वो ए ट्रांसपोज का कॉलम स्पेस रहेगा। बराबर बात है नहीं? जैसे हमने जो देखा है, रो स्पेस और कॉलम स्पेस, तो रो स्पेस जो होता है वो रो से जनरेट होता है, और कॉलम स्पेस कॉलम से जनरेट होता है। तो जब आप ए का ट्रांसपोज करोगे, ए का जो ट्रांसपोज करोगे, तो वो तो जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, है ना, ऐसे। तो इजी है, आप खुद भी समझ सकते हो इस बात को। कि ए मैट्रिक्स का जो रो स्पेस रहेगा वो ए ट्रांसपोज का कॉलम स्पेस रहेगा। यस, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका रो स्पेस, ये ए मैट्रिक्स का रो स्पेस तो रो से जनरेट होगा। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कॉलम स्पेस और इसका रो स्पेस सेम रहने वाला है। यस, क्योंकि इसकी जो रो है वो ए ट्रांसपोज की कॉलम है। आगे क्या कहता है, रो स्पेस ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आर सेम इफ एंड ओनली इफ दे आर रो इक्विवेलेंट। देखिए हमने ये देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है
है ना, तो उनका रो स्पेस सेम रहेगा। ओके, हमने एक्चुअल में नल स्पेस के लिए देखा था ये कि अगर दो मैट्रिक्स जो है इक्विवेलेंट है तो उनका नल स्पेस सेम रहेगा। लेकिन अगर null space same है तो we cannot say about the if null space same we cannot say about they are equivalent or not, they are row equivalent or not। तो इसमें क्या बोला है कि अगर दो मैट्रिक्स है सेम साइज की, अगर वो रो इक्विवेलेंट है तो उनका रो स्पेस सेम रहेगा, अगर रो स्पेस सेम है तो रो इक्विवेलेंट भी रहेंगी। आगे क्या कहता है, टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट एंड देयर कॉलम स्पेस नीड नॉट बी सेम। अगर दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है तो उनका कॉलम स्पेस सेम हो जरूरी नहीं है। समझ रहे हो क्या आप? यस, जैसे रो इक्विवेलेंट है तो कॉलम स्पेस का सेम होना जरूरी नहीं है। इसको कैसे एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि रो इक्विवेलेंट हो, है ना, रो इक्विवेलेंट होना चाहिए बट कॉलम स्पेस नीड नॉट बी सेम। कॉलम स्पेस जरूरी नहीं कि कॉलम स्पेस सेम है ना। जैसे देखिए, हमने मैट्रिक्स ली, मान लीजिए ये 1 1 2 2। ओके, यस, ये मैट्रिक्स हमने ली। जैसे अगर मुझे पता है कि इसका सेकंड रो टोटली जीरो हो जाएगा, तो रो इक्वल फॉर्म जो है इस मैट्रिक्स का वो ये है। तो कॉलम स्पेस हम कहाँ से देखते हैं, लास्ट वाली मैट्रिक्स से देखते हैं। तो इसका जो कॉलम स्पेस होगा वो 1 0 से जनरेट, यस, दिस इज द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रो इक्विवेलेंट, अगर क्या इसमें क्या कहा था हमें देखने दीजिए एक बार। इसलिए कहा था टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट एंड देयर कॉलम स्पेस नीड नॉट बी सेम। यस, तो देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स इसके साथ कैसी है, रो इक्विवेलेंट, इसका कॉलम स्पेस क्या है ये, लेकिन इसका कॉलम स्पेस क्या होगा, इसका कॉलम स्पेस जो होगा वो इसके कॉलम से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके कॉलम से क्या जनरेट होगा, 1 2 से जनरेट होने वाला वेक्टर रहेगा, है ना। तो इसका कॉलम स्पेस ये है और इसका कॉलम स्पेस ये है, तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। क्योंकि देखो इसमें जो रहेगा सेकंड कंपोनेंट हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ तो सेकंड कंपोनेंट 2 है, तो इसलिए कॉलम स्पेस सेम नहीं है। जबकि दोनों मैट्रिक्स कैसी है, रो इक्विवेलेंट। तो रो इक्विवेलेंट होने से हम कॉलम स्पेस सेम रहेगा ऐसा नहीं कह सकते, उसका बेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, यस, ओके, एक मिनट। देखिए, जब भी आपको, मैंने शायद इससे पहले कुछ रॉन्ग बता दिया कि आपको, एक मिनट, जब हमने कॉलम स्पेस की बात की थी, यहाँ पे की थी इधर, तो कॉलम स्पेस में आपको क्या करना है, कॉलम स्पेस में, कॉलम स्पेस में जब आपको बेसिस बनाना है, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखो, शायद मैंने आपको इससे पहले रॉन्ग बता दी। कॉलम स्पेस में जब भी आपको बेसिस बनाना है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, अ, ये इस मैट्रिक्स के कॉलम्स थे 1 1 2 2 0 2 3 -1 2 4 2 6। ठीक है, ये कॉलम स्पेस इनके कॉलम से जनरेट होगा इस मैट्रिक्स के। ये देखिए यहाँ पे जनरेट होता दिख रहा है W। तो जब आपको बेसिस फाइंड आउट करनी है कॉलम स्पेस की, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे पाइवोट किस कॉलम में है और उसके ओरिजिनल कॉलम, ओरिजिनल मैट्रिक्स से हम कॉलम लेंगे। जैसे 1 1 2 2 0 2, तो ये बनेगा कॉलम स्पेस। क्या बनेगा, कॉलम स्पेस इस मैट्रिक्स का। ठीक है, हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि फाइनल मैट्रिक्स से आपने कॉलम ले ली, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, यस, तो याद रखना कि जब भी कॉलम स्पेस में आपको बेसिस बनाना है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से हम वेक्टर लेंगे, लेकिन रो स्पेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रो स्पेस में आप कहीं से भी रो ले सकते हो,
फाइनल मैट्रिक्स से या फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स से। लेकिन कॉलम स्पेस में आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही, जो गिवन मैट्रिक्स होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होती है, वहीं से आपको कॉलम्स लेने हैं। लेकिन डिसाइड हम कैसे करेंगे, देखेंगे किस कॉलम में पाइवोट है, कॉलम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कर दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका, ये इसके साथ रो इक्विवेलेंट है ना, आप देख सकते हो। तो इसके फर्स्ट रो, फर्स्ट इसमें है ना, यहाँ पे पाइवोट है फर्स्ट कॉलम में। तो इस मैट्रिक्स का जो कॉलम स्पेस होगा वो इस कॉलम से जनरेट होगा 1, 2 से। लेकिन इस, अगर सिर्फ इसका कॉलम स्पेस देखना है तो वो इसके कॉलम से जनरेट होगा 1, 0 से। देखो दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन इनका कॉलम स्पेस कैसे है, डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट देन द कॉलम स्पेस नीड नॉट बी सेम। अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है तो उनका कॉलम स्पेस सेम होना जरूरी नहीं है, वो अभी अभी हमने देखा। अब ये जो सिस्टम होती है, सिस्टम कंसिस्टेंट की बात जो हो रही है यहाँ पे, द सिस्टम Ax is equal to B is consistent if and if B belongs to column space of it। वो तो हमने देखा ही था, सिस्टम कब कंसिस्टेंट होती है, जब B को हम क्या कर सकते हैं, B को हम A मैट्रिक्स के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मींस B belongs to column space of A। ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 6.1 जो स्टार्ट हुई है, इसमें क्या कहा गया है, जैसे हमें फाइंड द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, तो रो स्पेस कॉलम स्पेस आपको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करते हुए आपको बताया गया, खुद ट्राई करोगे आप लोग। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट कहा है सेकंड में, फाइंड एन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कंटेनिंग द के कॉलम। तो ठीक है, तो एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, k इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, फाइंड द नंबर एन के ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ k कॉलम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम हमें देखना है इसमें, तो आप क्या करना है, इसको रो इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लेना, पाइवट देखना किस कॉलम में है, वही कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करने के लिए कहा गया है। ये रो कैनोनिकल फॉर्म है ना, एक्चुअली में इसका मतलब होता है रो रिड्यूस्ड इक्लोन। क्या मतलब होता है, रो रिड्यूस्ड इक्लोन। उसके अकॉर्डिंग करके देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, मैट्रिसेस ऑफ द सेम रो स्पेस। ये तीन मैट्रिक्स हमें दी है, ए बी सी, इनमें हमें क्या करना है, देखना है कि सेम रो स्पेस किसका रहेगा। तो सेम रो स्पेस अगर देखना है आपको, तो इस तीनों मैट्रिसेस चेंज करेंगे, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे, और देखेंगे कि नॉन जीरो रोज किसमें सेम है। जिसमें नॉन जीरो रोज सेम होंगी वो मैट्रिसेस, उनका जो रो स्पेस रहेगा वो सेम रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमने किया है, 6 आप करना सेम 5 के जैसे ही है। ठीक है, और 7 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने कहा गया है कि फाइंड टू डिफरेंट बेसिस ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या करोगे आप, डिफरेंट बेसिस फाइंड आउट करने हैं इसके, रो स्पेस और कॉलम स्पेस के। तो सबसे पहले रो स्पेस की बात करते हैं। देखो, रो स्पेस के लिए आपको इसको किस में चेंज करना होगा, रो इक्लोन फॉर्म में चेंज कर दिया। देखेंगे पाइवट किस रो में है, तो ओरिजिनल या फिर फाइनल मैट्रिक्स की रो वो ले सकते हैं जिसमें पाइवट प्रेजेंट है, तो बेसिस बन जाएगा उसकी, उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस में वही डायमेंशन बनेंगे। अब यहाँ पे कॉलम स्पेस, हाँ अब इसमें डिफरेंट, टू डिफरेंट बेसिस बोला है, तो रो स्पेस के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल से और इनिशियल से दो आपको मिल जाएंगे, एक फाइनल से एक इनिशियल से। लेकिन कॉलम स्पेस में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कॉलम स्पेस में अगर आपको बेसिस फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा था ओरिजिनल मैट्रिक्स से जाके वो कॉलम्स लेना जिसमें पाइवट प्रेजेंट है। ठीक है सर, मान लो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम में पाइवट प्रेजेंट थे, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 5, 1। मान लो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में पाइवट प्रेजेंट है सिर्फ, तो ये जो होगा, दिस, तो ये बन जाएगा बेसिस, एक बेसिस बन गया। अब इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको किसी से, इसको किसी से, तो वो दूसरा बेसिस बन जाएगा। ठीक है, यस, चलते हैं आगे। अब इसके बाद हमें क्या देखना है,
ठीक है, लीनियर सम हमें देखना था, सम, डायरेक्ट सम और इंटरसेक्शन, तो इसको हम शाम में देखते हैं। ठीक है, या फिर मॉडर्न अलजेब्रा देखेंगे। ओके, तो आज के लिए ऐसे इतना ही।